Hello students, I am Divya Garg from Gyanisli Public School. Today we will discuss solid state chapter 1st chemistry class 12th. सॉलिड स्टेट में जैसे कि बेटा आप देखना सॉलिड स्टेट में अगर चैप्टर में जाए स्टार्टिंग में तो सॉलिड स्टेट यानी कि आप यहाँ पे मैटर की सॉलिड स्टेट को स्टडी करेंगे। अब सॉलिड स्टेट सबसे पहले यहाँ टर्म्स आई सॉलिड, फिर सेकेंड टर्म्स आई, फर्स्ट टर्म्स आई मैटर क्या होते हैं। तो मैटर में तो आप देख चुके हैं कि मैटर क्या होते हैं, वो एटम, वो थिंग्स जो कि मास रखती हों और स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो। जैसे कि आप खुद से भी एक मैटर है ना, और जो ये चीज दोनों में ये क्वालिटी ना हो, जिस थिंग्स में, जिन वस्तुओं में ये कैरेक्टर्स नहीं होते वो मैटर नहीं होती। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा था स्वीट, इमरती, आप सब खाते ही है ना, कोई भी स्वीट हो गई तो वो क्या है, स्पेस भी रख रही है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है और मास भी रख रही है, तो मैटर है। लेकिन अगर उसके टेस्ट की बात करें तो वो मैटर नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैटर को हमने 3 फिजिकल स्टेट में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। जहाँ पे आप गैस को क्लास 11th में गैसेस स्टेट के नाम से स्टडी कर चुके हैं। अब आपकी बची सॉलिड और लिक्विड को आप सॉल्यूशन चैप्टर 2nd चैप्टर में स्टडी करेंगे और सॉलिड स्टेट को आप 1st चैप्टर में क्लास 12th के यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात आए तो आपको सबको पता ही है कि जो सॉलिड होती है, सॉलिड को की जो शेप होती है उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अभी ऐसा इसमें डिफ्रेंशिएट करते क्यों हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस में, तो ये आपको नॉर्मली पता ही है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी सॉलिड जो थिंग्स है, हमारी कोई भी सॉलिड वस्तु है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास होते हैं, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर होते हैं। तो इस बेस पे जो हमारा मेन पॉइंट यहाँ 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, वो आता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास होने की वजह से उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि ये मान लीजिए ना के बराबर ही होता ही नहीं है। लेकिन जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो बहुत दूर फैले होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात। जब पार्टिकल्स बहुत पास हैं सॉलिड में तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर हो रहे हैं तो जैसे दूर होंगे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, और गैस के पार्टिकल्स में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लेस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम सॉलिड की बात करें तो डेफिनेट शेप हो गई, डेफिनेट वॉल्यूम हो गया, हाईली इनकम्प्रेसिबल हो गए, रिजिड हो गए, हार्ड होते हैं ना, और उसके बाद नेक्स्ट इनके बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है फिक्स पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पोजीशन फिक्स होगी जो उसमें पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे जो सॉलिड हैं उसके नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को अब हम यहाँ पे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर चीज़ जो सॉलिड हमें दिखाई दे रही है वो ट्रू सॉलिड नहीं है। तो हमारे पास सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रू सॉलिड्स एंड स्यूडो सॉलिड्स। तो उसमें हम उस बेस पर हम सॉलिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, जो आप यहाँ पे अपने चैप्टर में स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि जो लास्ट में अभी हमने डिस्कस किया है स्टेट के बारे में या कंपैरिजन सॉलिड लिक्विड गैस का, वो तो आप 11th क्लास तक भी स्टडी कर चुके हैं। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, आप सॉलिड को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड में। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन अमॉर्फस की बात करें तो क्रिस्टलाइन क्या होता है, अमॉर्फस क्या होता है, अगर मैं सिर्फ पहले आपको नॉर्मली एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक चौक लीजिए और एक आप लीजिए मार्बल, है ना। तो चौक उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में हम यहाँ पे तो ऐसे अरेंजमेंट के बेस पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पर पहले आप इसको एग्जाम्पल के बेस पे देखिए। जो चौक है हमारा, उसमें जो पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट कोई सिस्टमेटिकली नहीं है ना।
तो सिस्टमेटिकली नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिसमें पार्टिकल या का जो अरेंजमेंट है वो सिस्टमेटिकली है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन, और जिसमें नहीं है सिस्टमेटिकली उसको हम बोलेंगे अमोर्फस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन है इसमें ये पार्टिकल्स, ये एटम के जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पार्टिकल्स, यहाँ पे ये एटम्स हो गए, ये एटम्स, ये एटम्स, ये सब एक दूसरे से क्या है, सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट है इनका। तो अगर अरेंजमेंट सिस्टमेटिकली है तो क्रिस्टलाइन हो गया, लेकिन अगर अरेंजमेंट सिस्टमेटिकली नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अमोर्फस। जैसे कि आप ये पार्टिकल के देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एटम्स, ये अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पे अरेंजमेंट अलग है, और यहाँ पे फिर अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो जब अरेंजमेंट चेंज होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अमोर्फस। यानी कि उनमें क्या है, उनकी शेप भी क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था चौक और मार्बल का। तो चौक में जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होता है, और जो मार्बल होता है उसमें आप देख रहे हैं कि अगर आप पत्थर के अपने पीसेस लें तो आप अगर इक्वल शेप के ले रहे हैं तो सबकी अरेंजमेंट रेगुलर होगी ना। तो अगर अरेंजमेंट रेगुलर है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन। लेकिन अगर अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है तो हम उसको अमोर्फस बोलेंगे। या इसको हम क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड्स भी बोल सकते हैं, अमोर्फस को हम शूडो सॉलिड्स बोलते हैं। यानी कि जो सॉलिड लग तो रहे हैं बाकी वो सॉलिड होते नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, कांच या प्लास्टिक की चेयर की बात करें, उसमें भी वो सॉलिड होते हैं बट उसका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, तो उसको अमोर्फस सॉलिड बोला जाता है। अब यहाँ पे लेकिन हम अपने इस चैप्टर में जो मेनली स्टडी करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट तो करेंगे क्रिस्टलाइन अमोर्फस को, बट आगे लेके जो जाएंगे मेन वो जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आगे लेके। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, इनमें सबसे पहला वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इनकी शेप जो होती है डेफिनेट होती है, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है ना। फिर नेक्स्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीन्स क्या हो जाता है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि हर जगह अरेंजमेंट काफ़ी लंबा अरेंजमेंट होगा और अरेंजमेंट रेगुलर शेप में ही होगा, सबका अरेंजमेंट सेम होगा, रेगुलर होगा। फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, और शार्प मेल्टिंग पॉइंट के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एंड आइसोटॉपिक एंड नेक्स्ट शार्प एड्ज ऑन कटिंग। शार्प एड्ज ऑन कटिंग का मतलब जब आप उसको काटेंगे तो बिल्कुल शार्प काट सकते हैं, जैसे आप पत्थर को बिल्कुल काट सकते हैं इक्वल कटिंग में, तो उसको शार्प कटिंग बोलेंगे। फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि आप किसी को चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं, किसी सॉलिड को, तो एक तो ये है कि आप उसको मेल्ट करें जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट है उसी पे वो कंप्लीट मेल्ट हो जाए। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप किसी सॉलिड को मेल्ट कर रहे हो पर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया और कंप्लीट मेल्ट होने में काफ़ी समय ले रहा है और उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। जैसे किसी का सपोज डेट कोई एक सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 है, तो वो 120 पे ही मेल्ट हो गया है, कंप्लीट मेल्ट हो गया है, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बट अगर कोई सॉलिड है, आप उसको मेल्ट करना शुरू करें, जैसे प्लास्टिक को मेल्ट करना शुरू करें, तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उसी पे कम्प्लीटली मेल्ट नहीं होगा, वो मेल्ट होने में काफ़ी समय लेगा और मेल्टिंग पॉइंट उसका ऐसे ही इंक्रीज होता चला जाएगा, तो उसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट न होना। तो वो किसका कैरेक्टर हो गया, अमोर्फस का, और शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसका कैरेक्टर हो गया, हमारा क्रिस्टलाइन का। फिर नेक्स्ट आ जाता है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर में हम इसमें क्या देखते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर क्या होता है कि आप ये देख रहे हैं क्रिस्टलाइन में जैसे सपोज करो ब्लू एटम्स हैं और ये लाइट ब्लू पार्टिकल्स एटम्स हैं, तो आप इसको जब कट करेंगे तो क्या होगा कि आप जैसे सपोज करो आप ऐसे कट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे जो आपके लाइट ब्लू और डार्क ब्लू पार्टिकल्स अलग अलग है और इधर जो है वो अलग अलग है ना, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब आइसोट्रॉपिक ना होना, सेम ना। आप जैसे सपोज दैट मैं इसको ऐसे कटिंग कर देती हूँ तो इधर क्या हो रहा है, ऐसे कटिंग कर रही हूँ तो ये डार्क ब्लू कलर के पार्टिकल्स आ रहे हैं, और अगर मैं इसको ऐसे कटिंग कर रही हूँ तो लाइट ब्लू कलर के पार्टिकल्स आ रहे हैं। ऐसे ही अब मैं इसको ऐसे कटिंग करती हूँ तो यहाँ पे लाइट ब्लू और एक डार्क ब्लू आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कटिंग कर देती हूँ तो ये दो डार्क ब्लू कलर के आ रहे हैं। तो यानी कि जब आप इसका अरेंजमेंट फिक्स रखते हैं
तो इसमें जो आप कटिंग करेंगे उसको, उसके बाद जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होगी वो चेंज होगी। हर एक तरह से जब आप दूसरी तरह से कटिंग करेंगे तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर नेक्स्ट टाइप से उसको कटिंग करेंगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल कोई छोटा आ जाए, कोई बड़ा आ जाए। उसमें पहले में सारे पार्टिकल्स एटम्स बड़े आ रहे थे तो नेक्स्ट में कैसे आ जाए, हमारे छोटे आ जाएँ। तो इस तरह से हमारे आप जैसे जैसे कटिंग का अपना स्टाइल चेंज करेंगे उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी चेंज होंगी। लेकिन अगर हम बात करें अमॉर्फस की तो हम आगे भी बात करेंगे। वैसे अगर हम देख ले तो यहाँ पे जैसे क्या है कि अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, कहीं पे भी बड़ा पार्टिकल आ रहा है, कहीं छोटा पार्टिकल आ रहा है। तो आप जब इसको कटिंग करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है हमारा, उससे कहीं पे भी छोटा पार्टिकल आ जाएगा, कहीं भी बड़ा आ जाएगा, तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, सेम होती है। अभी आपको हो सकता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स आपको अभी क्लियर ना हुए हों, लेकिन हम इसमें इसे आगे दोबारा से जब हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे तो इसको रिपीट करके फिर दोबारा से आगे चलेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ पॉइंट हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी इसको दोबारा से फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या डिफरेंस होता है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का पोर्शन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस